Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Domestic stocks climb amid mixed cues from global share markets. Sensex closes near 59,700 points. Nifty settles near the 17,800 level. Rupee appreciates to 79 rupees and 72 paisa against the US dollar. European Central Bank increases interest rate by 75 basis points and Brent crude price declines below $89 per barrel. वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत मिले जुले रहने के बीच घरेलू शेयर सूचकांक बढ़त में रहे। सेंसेक्स 59,700 के करीब और निफ्टी 17,800 के करीब हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 79 रुपये 72 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में की 0.75% की बढ़ोतरी और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य कम होकर $89 प्रति बैरल के नीचे आ गया। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत मिले जुले रहने के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त में रहे। सेंसेक्स 59,700 के करीब और निफ्टी 17,800 के करीब बंद हुए। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.12% की वृद्धि से 659 अंक बढ़कर 59,688 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.99% की बढ़त से 174 अंक ऊपर 17,799 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी बढ़त का रुख था, हालांकि तुलनात्मक रूप से वृद्धि कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.29% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज हुई। The key domestic stock indices today climbed amid mixed cues from global share markets. The Sensex finished near 59,700 points, while the Nifty settled near the 17,800 level. The Sensex rose 659 points, or 1.12%, to close at 59,688. The Nifty was up 174 points, or 0.99%, to end at 17,799. In the broader market at the BSE, the mid-cap index climbed to 0.29% and the small-cap index ended 0.60% up. In the Sensex pack, 24 companies posted gains while 6 logged losses. Tech Mahindra and Axis Bank both climbed 3.2% each. ICICI Bank gained 2.6% and Mahindra surged 2.4%. On the other hand, Tata Steel tumbled 1.6% and Titan plunged 0.4%. NTPC declined 0.3% and Nestle India ended 0.2% down. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors gained while 5 logged losses. The BankX sector rose the most as it added 1.9% and finance gained 1.5%. Tech and IT both surged 1% each. On the other side, metal fell 1.2% and consumer durables sector slipped 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,042 companies gained while 1,437 fell. Shares of 110 companies remained unchanged.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे मजबूत होकर 79 रुपए 72 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.32% की गिरावट से 109.49 पर था। डॉक्टर शर्मा, आज हमने खासी तेजी देखी है बाजार में, लगभग 660 अंक बढ़ा है सेंसेक्स। कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को? मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज है, लेकिन फिर भी हमने अपने बाजार में तेजी देखी है। अगर हम पिछले 3 महीने पे नजर डालें तो जो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स है वो 7% कम हुआ है, लेकिन भारतीय बाजार 7% बढ़ा है। तो ये जो एक तेजी का रुख है, कंपैरेटिव तेजी का, इसके पीछे क्या कारण दिखाई देते हैं आपको? देखिए, कारण तो हमारी जो स्ट्रांग इकोनॉमी है, हमारा ग्रोथ रेट, अभी आपने जैसे देखा होगा कि 13.5% का ग्रोथ रेट आया है जीडीपी में, जो कि एक बहुत अच्छा, आप समझो कि पूरे एडवांस्ड इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी हमने इंडिया को देखा है। टॉप 10 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। और दूसरा, जो भी रिकवरी की बात हुई, जो आज स्टॉक मार्केट में एक रौनक देखी गई, जिस तरीके से अच्छी परचेजिंग पावर आई, तो इसके पीछे जो यूएस का कल मार्केट डॉ जोन्स का एक वापस रिबाउंड करना, जो पीछे के अगस्त के काफी दिनों में वो डिसेलरेशन में थी, कुछ हॉकिश ऐसी जो स्टेटमेंट्स थी, तो लेकिन कल बड़ा अच्छे से रिकवर की और बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा नरम हुए, तो जिसकी वजह से आज काफी एक तेजी का रुख देखा गया हमारे भारतीय बाजारों में। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा कि आज जो ऑप्शंस का एक्सपायरी डेट था, उसकी वजह से काफी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। तो आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि सस्टेनेबिलिटी कैसे बनती है, मार्केट्स कैसे इस लेवल को सस्टेन कर पाती हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि रेंज बाउंड है मार्केट्स। अभी ये अपर रेंज में आ गई है। पहले जैसे जो निफ्टी था वो 16,400-500 तक आके उसके बाद वापस वो करेक्शन लेता था 15,000 की, 16,000 की तरफ या 15,700-800 की तरफ। लेकिन अभी क्या है कि निफ्टी जो स्तर है वो 17,000 के ऊपर का स्तर है, जो उसी में रेंज बाउंड है। 17,900 और 18,000 होके फिर वो वापस 17,300, 17,400 को टच करता है। तो एक रेंज बाउंड अपर साइड में हमने देखी है, लेकिन उसमें भी अच्छी रिकवरी हुई है। और उसके पीछे जो कारण है वो खासकर जो हमारा जो ग्रोथ नंबर्स हैं, अभी हमने ऑब्जर्व किए, पीछे जितने भी ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, जो जैसे वो जीडीपी नंबर्स में हम अच्छे ग्रो किए हैं, डबल डिजिट ग्रोथ रही है, ऊपर से आईआईपी नंबर्स में डबल डिजिट ग्रोथ है, और फिर एक्सपोर्ट्स में हम डबल डिजिट में ग्रो किए हैं। जीएसटी कलेक्शंस एक हाईएस्ट लेवल पे है। जीएसटी में हमने पिछले काफी महीनों में अच्छी बढ़त देखी है। 1,48,900 करोड़ का हमने देखा है जुलाई के महीने में जो जीएसटी कलेक्शंस हैं। तो इन सब चीजों को अगर ये एक पॉजिटिव तरफ जो है इनका रुख है, जो इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो उसकी वजह से जब भी ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से, तो हमारी मार्केट उसको बहुत अच्छे से और भी तेजी से एब्जॉर्ब करती है। तो जब कुछ ऐसे हेडविंड्स आते हैं, कई बार नेगेटिव न्यूज आती हैं, तो थोड़ा करेक्शन भी आती है। तो हमारी मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, बस जो चैलेंज है वो ज्यादातर ग्लोबल है। और एक इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी अभी काफी हद तक कंट्रोल में है। जो डिसेलरेशन थी वो शुरू हो गई है। पहले तो जो हर एक महीने में इन्फ्लेशन एक नया स्तर छू रहा था, तो इन्फ्लेशन में भी नरमी देखी गई है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन में और कुछ नरमी आती है, सबसाइड होता है, तो हमारी मार्केट्स जो है वो वापस एक अपना अच्छा नया स्तर छू सकती है। Dr. Sharma, one of the reasons that the market analysts and market watchers say that the Indian markets are, doing so well is the number of the retail investors which are increasing. And according to data, the total number of demat accounts in India crossed 100 million in August, up from around 40 million in March 2020. But also the fact of the matter is that we've been seeing corrections in the Indian markets. Like you just said, markets have been, in the last few months, we saw major corrections happening, and analysts say that these corrections are going to continue in the near future due to a lot of factors. So for the retail investors who would like to continue to remain in this market and who are one of the driving forces of the Indian markets right now, what are the red flags and what are the things to keep in mind?
Yes, this is very good question because earlier in the 90s or early 2000s, people were not that much confident about the markets, and there were some frauds in the market, so that's why people were scary about the stock market. Now that since the last many years, I would say from 2004, 5, 6, there is no such kind of this happening in the market. Because markets are so strong that markets are making new and new highs. Though there were downturns during the time of Lehman crisis and thereafter during the Corona period, but markets recovered very sharply during the few following quarters. Like Lehman crisis, during the Lehman crisis, we observed that markets were 50% retraced from the highest level, but recovered during the 6-7 months of the recovery period after the Lehman crisis. And same happened in the Corona period. When the markets were going down and down, and there was a free fall in the markets, and markets corrected by more than 50% from their those highs. But again, markets recovered in the 4, 5, or 6 months to the normal levels. So the investor confidence in the markets is increasing. The retail confidence is also increasing. So that's why I think now the markets will be in a sustainable mood because the participation of Indian investors, particularly the retail investors, has increased significantly during the last 3-4 years. So that's why I don't see any panic in the market, though markets, always the nature of market is to take correction anywhere in the world. But our market, though corrections will happen on the basis of the global headwinds or sometimes some negative news at the global or domestic level, but markets recover significantly after the some settlement. So I would say the markets are very, very strong, and the trajectory of bullishness will remain strong not only for the years but also for the decades, because we have a story to sell. India is a now great growth story in the world markets, and we are growing, and we are growing in the good numbers, and we are going in the double-digit trajectory despite there are a lot of global headwinds. Dr. Sharma, you mentioned the sustainability of the Indian bull market right now, but again, some market analysts also say that right now the valuations of Indian equities are quite high. So do you agree with that, and is that something to watch out for? Yes, I agree, but I also mentioned in my previous connotation that there will be corrections. Means sometimes values will be high, sometimes markets will give the opportunity of the lower value. So I would say that I am not saying that no correction will happen. Corrections will happen in the coming times also, and corrections may be deep also. But the markets will again recover from the corrections. There will not be any sustainable bear market or deceleration for many quarters or many years. So markets will take corrections, but those corrections will be very, very healthy to move forward with a good zeal and to post new highs. Because always when the markets were in the downturn, then they have posted the new numbers, new highs after the great corrections. So, डॉक्टर शर्मा, जैसा हमने डिस्कस किया कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत बल दिया है बाजारों को, खासकर पिछले 2-2.5 सालों में. इनफैक्ट अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर ऑफ स्टॉक्स देखें तो रिटेल जो सेगमेंट है उसका 52% हिस्सेदारी है, एफपीआईज की 19% एंड डीआईआईज की 29%. लेकिन एफपीआईज को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो माना जाता है सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, और अभी जो जुलाई और अगस्त में वो वापस लौटे हैं भारतीय बाजार की तरफ, ये आपको कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लगती है सस्टेनेबल ग्रोथ इन हमारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसके लिए? यस, बिकॉज ग्लोबल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट वेयर देयर इज ग्रोथ. जहां पे ग्रोथ होती है वहीं पे ग्लोबल इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट होता है. जब भी जहां पे ग्रोथ डिसेलिरेट होगी और ग्रोथ जो है वो अनसर्टेन है, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है वहां पे अट्रैक्ट नहीं होता है. जैसे आपने बताया कि एफपीआईज, एफआईआईज, दे आर सिग्निफिकेंटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि खाली हम रिटेल या अपने डोमेस्टिक लेवल पे अभी वो पार्टिसिपेशन के हम 100% मार्केट को सस्टेनेबिलिटी दे पाए वो अभी नहीं है. जो रोल ऑफ एफपीआई और एफआईआईज है वो काफी स्ट्रांग है, वो रहेगा. लेकिन जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो उनका भी जो एक सपोर्ट है मार्केट वो काफी सिग्निफिकेंट है. मार्केट्स उस वजह से एक लेवल पे आके स्टेबल होती हैं.
तो लेकिन हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो FIIs इन्वेस्टमेंट्स हैं, FPI इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं मार्केट की तरफ, वो भी सस्टेनेबल रहेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टोरी है, हमारी ग्रोथ है, और जो मनी है वहीं पे फ्लो करेगी जहां पे ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ हमारी जो है वो नॉर्मल ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में ये ग्रोथ खाली क्वार्टर्स के लिए नहीं है, ईयर्स के लिए नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, दिस ग्रोथ विल रिमेन फॉर द डेकेड्स। सो हमारे पास फ्लो जो है मार्केट का, अभी मार्केट्स को अभी बहुत ऊंचे स्तर पे जाना है। मार्केट्स के पास बहुत पोटेंशियल है। जिस तरीके से रिफॉर्म्स हुई हैं पिछले 4-5 सालों में, खास करके चाहे वो बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था, तो वैसी रिफॉर्म्स हुई हैं जो खासकर पिछले काफी डेकेड्स में नहीं हुई। तो उसका एक जो बिजनेस परफॉर्मेंस है आने वाले टाइम में और इंक्रीज होने वाला है। अभी तो जो कोरोना का संक्रमण है उसका पूरा इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो इकोनॉमी रिजिमिनेट हो रही है। जो लोग हैं, बिजनेसेस हैं, वो अपने न्यू जो ग्रोथ मॉडल्स हैं उनके सहारा से अपने आप को रिजिमिनेट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये जो ग्रोथ है और सस्टेन करेगी। हमारी जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाएगी, जिससे मार्केट्स को और भी जो है पुश मिलेगा और मार्केट्स नए काफी हाई नए स्तर बना सकती है। तो आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ आप कह रहे हैं, इकोनॉमिक रिबाउंड के बल पर जो स्टॉक मार्केट में भी हम ग्रोथ देखेंगे, विभिन्न सेक्टर्स में उसका कैसे आप देखते हैं आयाम? आपको लगता है कि ब्रॉड बेस्ड सभी सेक्टर्स में हम देखेंगे, या कुछ सेक्टर्स हैं जहां आपको लगता है पर्टिकुलरली अच्छा ज्यादा परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, जो ब्रॉडली पूरा इकोनॉमी ही अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें कोई भी सेक्टर अंडरमाइन तो नहीं रहेगा, कि क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, चाहे वो रूरल मार्केट हो, चाहे वो अर्बन मार्केट हो, या फिर हाई लेवल हाई एंड टेक्निकल जो सेगमेंट हो, सब जगह पे ग्रोथ आती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया के जो प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, खासकर जो हमारा फोकस है, जो इकोनॉमी की ट्राजेक्टरी को आगे पुश करेगा, उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी स्ट्रांग रहेगा। फिर हमारा जो एग्रीकल्चर का, फूड प्रोसेसिंग का जो प्रोडक्शन है, एग्री में हम काफी अच्छे नए स्तर बना रहे हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो उसमें हमें फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि कभी मैं ये कहूंगा कि एक रूरल सेक्टर का IT सेक्टर बन गया है। जो आपने देखा होगा कि एग्री एंड फूड प्रोडक्ट्स के $50 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो इस साल वो और भी ज्यादा होगा। तो आने वाले टाइम में जो सेक्टर्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग, IT तो है ही सदाबहार, और उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इंजीनियरिंग में, ओवरऑल जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो हर एक ही सेक्टर में है। कोई भी सेक्टर ऐसा वंचित नहीं रहेगा जिसको जो इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसका भरपूर लाभ नहीं मिलेगा। Let's move on to the next big story. The European Central Bank today made its largest ever interest rate increase. The action came following the US Federal Reserve and other central banks in a global stampede of rapid rate hikes to arrest record inflation. The European Central Bank's 25-member governing council raised its key benchmarks by an unprecedented 75 basis points for the 19 countries using euro currency. The ECB had never raised its key bank lending rate by 3/4 of a point since the euro's launch in 1999. The bank said it expects more hikes ahead because inflation may rise further in the near term. The central bank noted that the economy was expected to stagnate later in the year. Dr. Sharma, ECB, like we just said, it's the biggest ever rate hike by the European Central Bank. And what do you think is going to be the impact of this rate hike on the EU economy, which is already bearing the brunt of increased energy prices? Some analysts are saying, in fact, they're predicting that it's one push forward into recession for the EU. Yes, I think there will be a mixed outcome of this development, because the economy, European economy is facing many challenges during the last 6 months because of the slowdown, and few economies are not growing in that much. Those were promising economies not growing that much in the promising growth rates. So I think the time is challenging, but in the coming times, the calibration must be needed by the central bank so that negative impact on the consumer markets is not seen in the coming times. So otherwise, the growth will slow down, and there will be a great impact on the market and the economy in the coming times. That will impact the employment scenarios and some spillovers towards the emerging and developing economies, because all the world is connected, and
we have also a good trade trajectory with the European Union and other advanced economies. So at this juncture, I would say that global headwinds will happen, and but we are resilient. That we are still coping up, and we are growing in the good numbers. तो आपको लगता है कि भारत जो ये स्टैग्नेशन की बात हो रही है या रिसेशन की बात हो रही है पाश्चात्य देशों में, उस सिचुएशन से भारत बचा रहेगा? अपनी जो उनकी ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ रेट है, हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जैसा एफएम ने भी कहा कि हमारे जो 3 स्ट्रेंथ्स है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ग्रोथ, इनके बेसिस पे आपको लगता है कि हम शायद इससे एस्केप कर जाएं? जी बिल्कुल, कोई रिसेशन की कोई ऐसी भारत के लिए कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अभी पिछले 10-12 वर्षों में ही 2 मेजर क्राइसिस हमने फेस किए हैं। लेमन क्राइसिस में बहुत ही डाउनटर्न हुआ था, बहुत ज्यादा इकोनॉमीज जो रिसेशन में गई, और हमारी इकोनॉमी ने फिर भी 6-7% के आसपास, 5-6 के आसपास आके अपना एक स्तर बना लिया था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम रिसेशन में, और उससे भी हम बड़ा जल्दी रिकवर कर गए। 2-3 क्वार्टर्स में ही हम एक अच्छे ग्रोथ रेट में आ गए। उसके बाद अच्छा हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया। और कोरोना के पीरियड में भी एक ही क्वार्टर था जहां पे हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा, वो भी एक पूरे वर्ल्ड में ही जब लॉकडाउन था, तो स्वाभाविक ही था कि इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव में जाएंगे। तो उसके अगले ही क्वार्टर में हम पॉजिटिव में आ गए। तो ऐसा कुछ इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे पास अपनी डिमांड है, डेमोग्राफी है, जैसे आपने बताया, तो हमारे पास अपनी स्ट्रेंथ है। हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, टोटल जो कंजम्पशन है डोमेस्टिक, प्राइवेट एंड पब्लिक कंजम्पशन मिला के लगभग हम 70% तक चले जाते हैं। तो हमारी जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, वी आर नॉट integrated, that much integrated with the global economy in the export market. तो हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है वही हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको सस्टेनेबल रख सकता है, और उससे रिसेशन का कोई ऐसा अंदेशा नहीं। Dr. Sharma, you just mentioned Indian exports, and you're saying we are not so integrated so far as exports are concerned with the international economy. But the fact of the matter is that we've been doing very well in exports for the last few months. But because the Indian global economy is slowing down, and it's going to impact households all over the world, what kind of an impact it's going to have on Indian exports, which have already declined marginally in August? And given the fact that the central banks are rising interest rates all over, what are the measures that the government and the RBI can take to, lessen this impact of global factors on our economy and growth? I think rupee stability will matter a lot, because if the rupee is stable, then that is beneficial for the exporters, though decelerated, but stability of the rupee will support the exporters at this juncture. But as you mentioned that exports are now a significant part of the Indian economy. Yes, exports are a significant part, but growth is not majorly driven by the exports. Our growth is still driven by our domestic consumption. Though we are increasing our exports to increase the employment opportunities and to integrate more and more with the global market, to become more and more prominent, and to create employment opportunities and to enhance the manufacturing processes to create the volumes. But still the domestic growth story is still driven by the domestic consumption, though the exports are growing. So if the exports decelerate a little bit in the coming times, there will not be any major impact on the growth rate. Well, on that positive... We will still be growing in the good growth trajectory, higher than the top 10 economies. Right. And on that positive note, let me just move on to the next story. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that bringing inflation down cannot be the sole responsibility of the centre. She stressed states also play a critical role in management of crisis, inaugurating a conference of Indian Council for Research on International Economic Relations in New Delhi today. Ms. Sitharaman said during COVID pandemic, immediately after and till today, handling inflation has become only a subset of handling the economy. She said looking at the context of about inflation, particularly since 2020, there are so many different factors. So, आपको लगता है briefly कि states की तरफ इशारा है कि वो अपना जो fuel taxes है उसमें कमी करें? जी बिल्कुल, जब तक सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पॉलिसी एनवायरनमेंट नहीं होगा, क्योंकि स्टेट्स, देखो जो ग्रोथ है वो इन टोटलिटी, स्टेट्स ग्रो करेंगे तो इंडिया ग्रो करता है। तो इन टोटलिटी द इकोनॉमिक एक्टिविटी कम्स फ्रॉम द स्टेट्स।
तो अगर स्टेट्स थोड़ा ऐसा रहेंगी, रिजिड रहेंगी कि अपने जो फाइनेंशियल्स, अपने जो रेवेन्यू के सोर्सेस हैं उनको थोड़ा नहीं सेक्रीफाइस कर पाएंगी बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट, तो फिर कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा? थोड़ा उनको एक्साइज ड्यूटी जो स्टेट लेवल की है उनमें थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहिए। और थोड़ा इस डायरेक्शन में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने एफर्ट किए हैं, उधर से आरबीआई ने एफर्ट किया, सो दिस विल बी मतलब चारों तरफ से एक ऐसा एफर्ट होना चाहिए जिससे कि हम अपना जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी है उसमें एक बैलेंस बना सके। तो दिस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। जापान के निकेई सूचकांक में 2.3% का उछाल दर्ज हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.7% की बढ़त रही और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.3% की वृद्धि दर्ज हुई। लेकिन हांगकांग के हैंगसेंग में 1% की गिरावट रही और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.3% के नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजारों में ताजा समाचार मिलने तक रुख मिला जुला था और कारोबार सीमित दायरे में हो रहा था। लंदन का फुटसी 0.1% की मामूली बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था और जर्मनी के डैक्स में 0.7% की गिरावट थी। Moving on to the U.S. markets, U.S. stock indices yesterday climbed the most in roughly a month as bond yields eased. Investors shrugged off hawkish remarks made by Federal Reserve officials. The Dow Jones Industrial Average Index gained 1.4%, the S&P 500 rose 1.8%, and the Nasdaq Composite surged 2.1%. Very briefly, Dr. Sharma, U.S. Fed Chairman Jerome Powell is expected to, in fact, should be speaking anytime right now, today. So, any expectations from that speech coming out of the U.S.? I think they will again increase the policy rate, and that is also anticipated. So markets may be impacted again, but I think the action that will not be any knee-jerk reaction by the Fed. So I think that they will now go rational considering the world economic situation right now. Right. Moving on to commodities. Oil prices today fell, extending sharp losses from the previous session. Crude prices declined amid fears that after China's extension of lockdown measures that had dampened economic activity globally and hit fuel demand. Brent crude was trading at $88.45 per barrel, while WTI crude prices were at $82.55 per barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य 120 रुपए बढ़कर 50,625 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 490 रुपए की वृद्धि से 54,515 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,733.90 प्रति आउंस पर था और चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $18.60 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली ये जो रस्साकशी चल रही है रशिया और यूरोप के बीच में ऑयल प्राइस कैप्स को लेकर, क्या लगता है आप इसका क्या डोमिनो इफेक्ट होगा ऑयल प्राइसेस पर और हमारे लिए क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, इम्पैक्ट तो ऑयल प्राइसेस के लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो खराब ही होगा, लेकिन हमारा जैसे कि हम एक स्ट्रेटेजिक मूव ले रहे हैं रशिया के साथ, तो हमें कोई इतने रिपरकशन हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे ऊपर प्राइस को लेके आएंगे। और अभी जो लेवल आ गया है $90 प्रति बैरल से नीचे, जी, बिल्कुल, ये आपको लगता है मेंटेन रहेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो स्लो डाउन है, जिस तरीके से डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट है पूरे एडवांस्ड इकोनॉमीज में, तो कोई ऐसा इसमें तेजी के कोई अच्छे कारण दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर शर्मा, मतलब थोड़ा स्पिल ओवर थोड़ा हो सकते हैं कि स्पाइक्स आए तो मोमेंटली, लेकिन सस्टेनेबल प्राइस नहीं बन पाएगा हायर लेवल पे। But Dr. Sharma, OPEC has already cut down on 100 barrels per day. So is that likely to drive the prices up again? Very briefly. That can only stable the prices at the current level, but not there will not be any spike in the prices in the coming times, in the near future. So आपके इस ऑप्टिमिस्टिक जो आपका एनालिसिस है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमिस्टिक, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शर्मा, आप शामिल हुए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। Thank you. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks climb amid mixed cues from global share markets. Sensex closes near 59,700 points. Nifty settles near the 17,800 level. Rupee appreciates to 79 rupees and 72 paisa against the US dollar.
European Central Bank increases interest rate by 75 basis points, and Brent crude prices decline below $89 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters, and later in the evening at 6:30 with Market Mantra. Till then, this is the whole team of Market Mantra saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra.